तो सोचो एक ऐसा एआई एजेंट जो आपको बना बनाया डेटा नहीं देता है बल्कि आपके पर्सनल डेटा पे ट्रेंड है, यानी कि आपके नोट्स, आपके फाइल्स, आपके पीडीएफ्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। आप एक सवाल पूछो और वो चैट से आपके डॉक्यूमेंट में से उठा के आपको आंसर दे देता है, यानी कि आपका पूरा पर्सनल असिस्टेंट जो प्योरली आपके डेटा पे ट्रेंड है। वेलकम टू द वीडियो ऑफ रैग एआई एजेंट्स। रैग सिर्फ काम आसान नहीं करता है बल्कि बहुत फास्ट बनाता है। अगर आप भी आपके एआई एजेंट को इतना ही स्मार्ट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इससे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इंटरनेट पे और कहीं पे नहीं मिलेगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिजीत कलमकर। इस वाले चैनल पे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में अनफिल्टर्ड नॉलेज मिलेगा ऑन एआई एजेंट्स और N10 पे इन्हें बनाना कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सबसे स्पेशल वीडियो के साथ, जो कि है रैग। ये है आपका भाई अभिजीत। आपने कई बार सुना होगा रैग रैग रैग, लेकिन ये होता क्या है? सबसे पहले इसे एकदम डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं और फिर हम लोग एक्चुअल में एक रैग एजेंट बनाएंगे कुछ अलग अलग चीजें यूज करके N10 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। ठीक है, रिट्रीवल यानी कि फाइंडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटा। ठीक है, ऑगमेंटेशन यानी कि एडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जो भी यूजर ने क्वेश्चन पूछा है उसको ऐड करना। एंड जनरेशन यानी कि आपका आंसर जनरेट करना। ठीक है, जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है रैग। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करोगे उसमें से वो आपको आंसर दे देगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। रैग एक अलग तरीके से चलता है और आपको ये तरीका सीखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मीट अभी, द कॉलेज गाय विथ अ प्रॉब्लम। अब ये है अभी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो वो जानने का ट्राई करते हैं। अभी इज अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन पुणे। ठीक है, हूं नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके पास ना बहुत सारा पर्सनल डेटा है, नोट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो उसके लैपटॉप में सेव्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अभी क्या करता है। एक चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी को एक सवाल पूछता है, मेरा अटेंडेंस, मैथ्स का अटेंडेंस लास्ट सेमेस्टर का कितना था? और चैट जीपीटी उसे कहता है, भाई सॉरी, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं है। और अभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सबसे पहले तो इसे समझने का ट्राई करती है कि ऐसे हुआ क्यों। ठीक है, ये चीज क्यों हुई? चैट जीपीटी को तो भाई सब पता है, तो उसको ऐसे क्या हुआ कि उसने इस चीज का जवाब नहीं दिया? उसने इस चीज का जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि चैटबॉट का वो लिमिटेशन है, उसके पास आपका पर्सनल डेटा नहीं है। आपने उसको आपका पर्सनल डेटा फीड ही नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इस पर्सनल डेटा को फीड करने का एक तरीका होता है। आप अगर बोलोगे मैं चैट जीपीटी की मेमोरी में रख दूंगा, वो तरीका नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी की मेमोरी में बहुत छोटे छोटे पीसेस में आप रख सकते हो, लेकिन वो आपको पूरा डिटेल नहीं दे पाएगा, हेलुसिनेट हो जाएगा। आपने उसको डेटा दिया नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको डेटा देना है आपको, लेकिन किस तरीके से देना है? तो ये तरीका होता है रैग। ठीक है, सो व्हेन अभी आस्क द पर्सनल स्टफ, चैटबॉट ब्रेन सेज, भाई वो तो मुझे नहीं पता। अभी जब भी अपना पर्सनल सवाल पूछता है ना, तो चैटबॉट बोलता है, भाई मुझे नहीं पता। अभी के उसके पास कोई नोट्स नहीं है, कोई पीडीएफ्स नहीं है, कोई डेटा नहीं, तो वो ऑब्वियसली जवाब दे ही नहीं पाएगा। चैटबॉट आपको सिर्फ वो जवाब दे पाता है जो दुनिया में हर चीज का जेनेरिक जवाब होता है। ठीक है, लेकिन वो आपके पर्सनल चीजों का जवाब नहीं दे सकता है। ठीक है, अब एंटर रैग, द स्मार्ट ब्रिज बिटवीन अबीज नोट्स एंड द चैटबॉट। ठीक है, अभी के जितने भी नोट्स है लैपटॉप में, उसके पीडीएफ्स है, उसके फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, उसके रिजल्ट्स है, सब कुछ है लैपटॉप में। अब इसके बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो है हमारा रैग एजेंट। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डेटा यानी कि क्या है? अभी के नोट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और इसमें रिजल्ट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अभी का डेटा जाता है रैग के पास और फिर चैटबॉट जो है अब अभी के सवालों का जवाब दे पाता है। क्यों? क्योंकि रैग के जरिए चैटबॉट के पास ऑलरेडी जवाब पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा खत्म, यहाँ पे तो रैग खत्म हो गया। नहीं, रैग बहुत डिटेल में है, आगे देखेंगे रैग एग्जैक्टली करता कैसे, चलता कैसे, सब कुछ। तो गाइस, रैग एग्जैक्टली चलता कैसा है, इसको 6 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है ये बहुत एडवांस स्टेप्स है, आपको इतना डिटेल में रैग पे वीडियो शायद ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे एकदम ध्यान से देखना। रैग हमें आज के आज खत्म करना है, आज के आज सीख के खत्म करना है कि रैग चलता कैसे। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं ये 6 स्टेप्स है क्या। काफी कॉम्प्लेक्स आपको वर्कफ्लो लग रहा होगा ये। ठीक है, वर्कफ्लो नहीं है, बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन लग रहा होगा। मीरो पे ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप 1 शुरू होता है, ये वाला स्टेप 6 है। इसको सारी चीजों को एकदम डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले स्टेप के साथ। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 1, यानी कि
प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये जो है प्री प्रोसेसिंग डेटा का पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है प्री प्रोसेसिंग में, स्टार्ट विथ प्लेन टेक्स्ट। जो अभी के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नोट्स, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, रिजल्ट सब कुछ जो है ना वो प्लेन टेक्स्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेन टेक्स्ट का इंटीमेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लेन टेक्स्ट में है, राइट। अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, इन सारी चीजों को एक साथ हमें करना है, एक साथ एक जगह पे डालना है। ठीक है, एक जगह पे डालने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप होता है यूज एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल यानी कि इन सारे डेटा को एम्बेड करने के लिए अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो जो हम लोग यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कौन सा यूज करने वाले, क्या करने वाले। बट एम्बेडिंग मॉडल करता क्या है, आपके डेटा को कैसे मैनिपुलेट करता है, ये सारी चीजें आज देखेंगे। ठीक है, रैग यूजेस एन एम्बेडिंग मॉडल, अ स्मार्ट ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स वर्ड सेंटेंसेस इनटू स्पेशल वेक्टर्स। ठीक है, थिंक कोऑर्डिनेट्स ऑन अ मैप। अब ये जो है ये हमारा डेटा है पूरा, राइट। ये है एम्बेडिंग मॉडल, राइट। अभी एम्बेडिंग मॉडल जो है ना वो अपने डेटा को ऐसे वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। ये हमारा डेटा है, यानी कि टेक्स्ट, सेंटेंसेस, नंबर्स, ये सारी चीजें जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मशीन लैंग्वेज को वेक्टर्स समझ में आता है। ठीक है, हमारा पीडीएफ एम्बेडिंग मॉडल, और ये एम्बेडिंग मॉडल ने इन सब चीजों को कर दिया है वेक्टर्स में कन्वर्ट। नेक्स्ट वाला सीन क्या होता है, बेसिकली कैप्चर मीनिंग। ठीक है, दीज वेक्टर्स कैप्चर द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फो। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये चार चीजें हैं अपनी, पीडीएफ, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब एम्बेडिंग मॉडल को भेजा, एम्बेडिंग मॉडल ने उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर्स क्या होते हैं, इन सबके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक इंटरनल कोडिंग होता है जो एक कंप्यूटर को ही समझ जाता है, वो अंदर के अंदर उनका क्या चलता है अपने को पता नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज है, वो लोग अपने अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो वेक्टर्स है ये बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, डिवाइडेशन कर देते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फो। जो भी आपने इन्फो दिया है, पीडीएफ दिया है, उसमें का जो मीनिंग होता है, उसके कीवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें छोटे छोटे ऐसे जो चंक्स है उसमें वो बांट देता है। ठीक है, जो एम्बेडिंग मॉडल है हमारा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली चीज क्या है, तो create similar but distinct vectors. Example, maths attendance 85% and physics attendance 80%. Get the similar but distinct vectors. ठीक है, अब ये देखो ये हमारे वेक्टर्स है सारे। तो अटेंडेंस के बारे में बात की तो मैथ्स, फिजिक्स, ये सारे अटेंडेंस वाला पार्ट ये ऑटोमेटिकली उसने इसको रेड कलर कर दिया। ठीक है, अगर मैं मेरे पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सारे जितने भी कलर्स आप देख रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को सेग्रीगेट करता है और उस डेटा को उनके उनके पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि क्लासरूम से ए नंबर में वो लोग होशियार बच्चों को रखेगा, बी नंबर में वो लोग नॉर्मल बच्चों को रखेंगे, सी नंबर में वो लोग एकदम डम बच्चों को रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक डिवाइडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये है हमारा स्टेप 1। अभी देखो स्टेप 1 में क्या हुआ, हमारे पीडीएफ से वो गए एक एम्बेडिंग मॉडल के पास, एम्बेडिंग मॉडल ने उन्हें एम्बेड करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। चंक्स डिवाइडेशन जो है वो क्या होते हैं, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। और जो लास्ट में हुआ वो क्या है, सारे सिमिलर मीनिंग वाले एक साथ आ गए, सारी चीजें एक साथ आ गई। तो इस तरीके से होता है हमारा डेटा प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टोरिंग कोड्स इन स्पेशल डेटाबेस। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, अब ये वाला क्या है, एम्बेडिंग डेटाबेस, स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर वेक्टर डेटा। अब ये जो आप रेड वाला चीज देख रहे हो, रेड लाइनिंग जो है, ये जो है इसके अंदर सारा हमारा वेक्टर डेटा है, राइट। तो ये जो है ये एक एम्बेडिंग डेटाबेस है, ऐसे पकड़ के चलो। तो ये एक स्टोरेज सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हमारे केस में हम लोग पाइनकोन यूज करने वाले, तो ये एक पाइनकोन का स्टोरेज सिस्टम हो गया। उसमें आपके ये सारे छोटे छोटे वेक्टर्स है, यानी कि आपके डेटा के पार्टिकल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, वेक्टर स्टोरेज स्टोर्स द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कंप्यूटर ने अपने अपने लैंग्वेज में जो कोड्स बना दिए, ये सारे कोड्स न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पकड़ लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा है, इसको कंप्यूटर ने एक दूसरे को समझाने के लिए, अपने अंदर ही समझने के लिए इनको कोड्स में न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ताकि वो समझ पाए। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग। ये जो है फास्ट रिट्रीवल एनेबल्स क्विक सर्चिंग थ्रू आउट द अभी डेटा। ठीक है, अब ये वेक्टर्स में जो जनरेट करता है ना, जो हमारा एम्बेडिंग मॉडल है वो वेक्टर्स में जब जनरेट करता है ना, तो हमें सर्च करने के लिए ना बहुत सिंपल जाता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है अलग अलग चीजों में डिवाइड होने की वजह से सर्च करना बहुत ज्यादा हमारे लिए सिंपल हो जाता है। ठीक है, अभी मान लो अगर एग्जांपल पकड़ते हैं, एक फाइल सिस्टम है बहुत बड़ा, उसमें से आप आपका एक फाइल सर्च करना चाहते हो। अगर आप सर्च बार पे डालते हो, सोचो कितना पावर लगता है, राइट। कितनी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालती है कि हाँ सर्च नहीं हो रहा है, 4 बार क्रैश हो रहा है। वो क्यों होता है, बिकॉज वो सिस्टम उतना हैंडल नहीं कर पाता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ना हो इसके लिए सारे छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब इन वेक्टर्स में से जो भी बेस्ट रहेगा वो आंसर उठा के हमें फास्ट सर्च जो है वो हमारा
यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एकदम फास्ट वे में वो आंसर दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने वेक्टर्स डिसाइड किए, नंबर्स को ऑलरेडी पता है कौन से नंबर्स से मैच होना है, तो ऑटोमेटिक फास्ट सर्च हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम लाइक ए सुपर ऑर्गेनाइज्ड फिलिंग कैबिनेट बट इट स्टोर्स वेक्टर्स नॉट फाइल्स, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है वेक्टर्स, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है एकदम पूरी तरीके से, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ये जो है स्टोरिंग का प्रोसेस ये वाला होता है। अब जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, अभी आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि यूजर जो है वो क्वेरी डाल रहा है। यूजर क्वेरी क्या है, व्हाट वाज माय अटेंडेंस इन मैथ्स लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा हुआ है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का मैथ्स का अटेंडेंस क्या था, बराबर। अब ये जो क्वेरी है प्रोसेस होके चैटबॉट के पास जाती है, बराबर। ये जो है देखो, अभी ये यूजर है, यूजर की जो क्वेरी है वो चैटबॉट के पास गई, राइट। ये प्रोसेस होके चैटबॉट के पास गई। अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, वेक्टर कन्वर्जन। द चैटबॉट टर्न्स दिस क्वेश्चन इनटू अ वेक्टर यूजिंग द सेम एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। ये जो है ये हमारा यूजर है, ये हमारा चैटबॉट है, और ये हमारा एम्बेडिंग मॉडल है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये भी एक वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। वेक्टर यानी कि ये जो रेड वाला बॉल आप देख रहे हो ये वेक्टर है, ठीक है। ये भी मेरा वेक्टर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद ही मेरा जाएगा वो एम्बेडिंग मॉडल के पास, यानी कि हमारे इस वाले मॉडल के अंदर, ये वाला जो है क्लस्टर, इसके अंदर वो मेरा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 एकदम सिंपल है कि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइंडिंग द क्लोजेस्ट इन्फो। अब यहाँ पे सारा खेल शुरू होता है हमारे रैग एजेंट का। तो इसमें पहला पार्ट क्या है, वेक्टर कंपैरिजन। द चैटबॉट कंपेयर्स द क्वेश्चन वेक्टर टू ऑल द वेक्टर्स इन द एम्बेडिंग डेटाबेस। अब ये देखो, ये था हमारा क्वेश्चन, बराबर। अब ये जहाँ पे इस साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एम्बेडिंग मॉडल के अंदर घुस गया, ठीक है। तो ये जो है ये क्लस्टर एम्बेडिंग वाला है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन घुस गया, ठीक है। अब जाने के बाद इस क्वेश्चन ने क्या किया भाई, उधर सोचा कि मैं किससे मैच होता हूँ, मेरा कलर क्या है, रेड है, मैं किससे मैच होता हूँ। तो यहाँ पे इतना सारा डेटा है, मैं ये रेड वाले से मैच होता हूँ। रेड वाला क्या है, ऑलरेडी डेटाबेस को पता है कि भाई चलो ये जो रेड डेटाबेस है उसको पता है कि ये रेड कलर में इसने सेव किया है, तो ये वाला रेड कलर इससे जाके मिल जाता है, बराबर। तो ये जो है रेड कलर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, द चैटबॉट कंपेयर्स द क्वेश्चन वेक्टर्स टू ऑल द वेक्टर्स इन द एम्बेडिंग। ये खुद को कंपेयर करता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ इन क्वेश्चंस के पास, ये आंसर्स है सारे, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, राइट। तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट वाला पार्ट इसमें आता है रेलिवेंट रिजल्ट्स। एंड मैथ्स अटेंडेंस वाज 85% बिकॉज द वेक्टर इज क्लोज टू द क्वेश्चन वेक्टर, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन, रेलिवेंट वेक्टर्स कौन से है, ये वाले है सारे, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेटा है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इन डेटा के साथ मिल जाता है और ढूंढता है सही जवाब, ठीक है। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये एम्बेडिंग मॉडल के अंदर घुस गया, उसने खुद को अलाइन कर दिया और उस डेटा में से वो उसको मिल गया कि हाँ चलो वो क्या ढूंढ रहा था वो आंसर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, फाइंड मैचेस। इट फाइंड्स द क्लोजेस्ट मैचिंग वेक्टर्स मीनिंग द डेटा इज मोस्ट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये इनके साथ मिल गया और यहाँ पे ये साइड में आ गया पूरी तरीके से। अब इसको पता है कि हाँ चलो ये इनमें का है, ठीक है, यानी कि इसी में आंसर छुपा हुआ है, राइट। तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। कुड बी द टॉप 5 क्लोजेस्ट वेक्टर्स टू ऑल द वेक्टर्स विद इन अ सर्टेन सिमिलैरिटी रेंज, ठीक है। अब ये देखो, ये सिमिलैरिटी रेंज है, ये क्वेश्चन रेड कलर में है, इसीलिए मैंने कलर का एग्जांपल दिया बिकॉज ये आपको ज्यादा सिंपल जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने कास्ट को, अपने ग्रुप को या क्रू को ढूंढता है, ठीक है, और ये इसमें मिल जाता है और फिर हमें मिल जाता है ये वाला जो चीज है, ये बेसिकली फाइंडिंग क्लोजेस्ट इन्फो है। फिर हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है नेक्स्ट वाली स्टेप में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 को देखते हैं। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, एडिंग रेलिवेंट इन्फो टू द क्वेश्चन। अब ये कैसे चलता है ये देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट वाज माय अटेंडेंस इन मैथ्स टेस्ट, बराबर। ये क्वेश्चन घुसा हमारे एम्बेडिंग मॉडल में, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आता है, रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन, मैथ्स अटेंडेंस वाज 85%। अब देखो, ये जो है हमारे वेक्टर में से यहाँ पे आंसर था, ठीक है, कि मैथ्स अटेंडेंस वाज 85%। तो ये जो आंसर है ये क्या था, मैथ्स अटेंडेंस वाज 85%, ये आंसर यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे जाके मिल गई, ये जो क्वेश्चन है ये वाला चीज यहाँ पे जाके मिल गया है इसके साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ जब मिला तो क्वेश्चन और आंसर दोनों भी यहाँ पे अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आता है, ऑगमेंटेड क्वेश्चन। व्हाट वाज माय अटेंडेंस, हियर्स द डेटा, मैथ्स अटेंडेंस वाज 85%। ये देखो, ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर है,
इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन होके मिल गया हमें स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्या मिला? द चैटबॉट अटैचेस द रेलेवेंट डेटा it found to the original question. This process is called augmentation and it provides the AI with the context it needs to answer correctly. यानी कि क्वेश्चन आंसर के साथ मिल गया और वो एक साथ डेटा कैसा दिख रहा है? What was my attendance? Here's the data. Maths attendance was 85%. ठीक है, सिंपल एकदम। अब ये सारी चीजें मिलके किधर गई? ये सारी चीजें गई एक LLM के पास। तो ये नंबर है हमारा 6। ठीक है, चैटबॉट गिव्स द फाइनल आंसर। चैटबॉट को हम लोगों ने N10 में क्या कनेक्ट किया है? हम लोगों ने हमारा LLM कनेक्ट किया है, राइट। तो पहली चीज, जनरेशन प्रोसेस, द चैटबॉट यूजेस ऑगमेंटेड इन्फो टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया, आंसर एंड क्वेश्चन को मिक्स किया और वो यहाँ पे यूज कर दिया, राइट। पर्सनलाइज्ड आंसर, मुझे क्या मिला? अभी को क्या मिला? एक पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स मिला। द रिस्पॉन्स इज टेलर्ड टू अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने जो सवाल पूछा था उसका मुझे इस तरीके से जवाब मिला। ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स क्या है? अभी योर मैथ्स अटेंडेंस लास्ट सेमेस्टर वॉज 85%, कीप इट अप, राइट। अब ये सारी चीजें जो है, लुक एट दिस, ये है हमारा पूरा क्लस्टर, स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक, एकदम सिंपल भाषा में। इसके अलावा रैग और कुछ भी नहीं है। जितने भी आप वीडियोस देखोगे सब में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया रहेगा। लेकिन अगर समझ में नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा आपको और भी सिंपल भाषा में इसे कैसे समझा सकते हैं वो देखता हूँ। लेकिन देखो, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता और कोई तरीका हो सकता है समझाने का। ये सिंपलेस्ट फॉर्म था। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल ऑन पेपर देखते हैं कि रैग एजेंट एग्जैक्टली चलता कैसे है, स्टेप वाइज। ठीक है, अभी ये 6 स्टेप्स का आपने प्रोसेस देखा, 6 स्टेप्स का प्रोसेस कैसे चलता है उसका एक इंटीमेशन देख लेंगे अभी। ठीक है, अब ये देखो, योर डॉक्यूमेंट्स दैट आर सेंसिटिव। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अब ये क्या होगा? ये सेंड टू द एम्बेडिंग मॉडल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये एम्बेडिंग मॉडल के पास हमारे डॉक्यूमेंट्स गए, यानी कि हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स को पाइनकोन में वगैरह कहीं पे डाल रहे हैं। ये क्या है? ये है हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 यानी कि इसमें 9 अलग अलग स्टेप्स में आपको मिलने वाला है। वो 6 स्टेप्स में मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। ये स्टेप्स में क्या होने वाला है? देखो, ये डॉक्यूमेंट्स गए हमारे इस एम्बेडिंग मॉडल के पास। अब एम्बेडिंग मॉडल ने क्या कर दी? ये जो सारी चीजें है ना, ये वेक्टर में कन्वर्ट कर दी। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, बराबर। ये सारे वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे मैंने आपको पहले वाले एक्सप्लेनेशन में बताया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? ये सारी चीजें छोड़ के स्टेप नंबर 3 क्या है? देखो, यूजर है, उसकी क्वेरी है। अभी यूजर क्या कर रहा है? अभी ये जो है, ये पूरा सेपरेट पार्ट हो गया है। ठीक है, ये जो है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जो कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग मॉडल के पास गए। एम्बेडिंग मॉडल ने उन सब को वेक्टर्स में डिवाइड करके रख दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब आ गए हमारे रिट्रीवल एंड ऑगमेंटेशन मोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये यूजर है। अब यूजर की जो है वो है ओरिजिनल प्रॉम्प्ट, यानी कि क्वेरी। यूजर ने एक क्वेरी डाल दी, बराबर। तो ये क्वेरी जो है वो यहां से जाती है। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, देखो, यूजर की क्वेरी गई, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब ये जो क्वेरी है यूजर की, ये क्या होगी? ये यहां से इस एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगी। मतलब कौन सा? ये वाला एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, ये ऊपर जो है हमने जो एम्बेडिंग मॉडल रखा है, वही एम्बेडिंग मॉडल के पास ये क्वेरी जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। ठीक है, ये क्वेरी एम्बेडिंग मॉडल के पास गई। अब ये एम्बेडिंग मॉडल से ये जो डेटा है सारा, ये डेटा उठेगा, बराबर। अब एम्बेडिंग मॉडल से ये जो डेटा है, ये कैसे जाने वाला है? अभी ये क्रिएट्स अ वेक्टर पॉइंट फ्रॉम यूजर क्वेरी टू कंपेयर दी अदर पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5। ठीक है, ये वेक्टर डेटा जो है इसमें से एम्बेडिंग मॉडल में से उठाया और एम्बेडिंग मॉडल में पूरी तरीके से फाइन ट्यून करके वो डेटा डाल दिया है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5, बराबर। अब स्टेप नंबर 6 क्या है? स्टेप नंबर 6 है कि इस डेटा में से चीजें उठा के एड्स रेलिवेंट चंक्स ऑफ टेक्स्ट टू द प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द चूजन रिट्रीवल मॉडल। ठीक है, रिट्रीवल मॉडल जो चूज किया था उसमें से एक चंक ऑफ टेक्स्ट उठाएगा वो, और वो चंक ऑफ टेक्स्ट जो है वो देगा हमारे ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को, बराबर। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। इसने ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को दे दिया, ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को इसने आंसर दे दिया, यानी कि इसमें से आंसर ढूंढा, आंसर दे दिया ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को।
ठीक है, अभी ये जो है ये मैं साइड में लेता हूँ। न्यू कॉन्टेक्स्ट इज अपेंडेड टू दी प्रॉम्प्ट, न्यू कॉन्टेक्स्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टेप है, ठीक है। न्यू कॉन्टेक्स्ट इज अपेंडेड, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। ओरिजिनल प्रॉम्प्ट गया हमारे चैट विंडो पे पूरी तरीके से, और फिर ये जो चैट विंडो है ये दोनों भी आंसर्स लेके आया है, राइट। इन दोनों आंसर्स को लेके वो गया LLM के पास, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 8, ये गया LLM के पास, ठीक है। LLM यानी कि हम लोगों ने जो अटैच किया है मॉडल, ओपन एआई या जेमिनाई या जो कुछ भी है XYZ, और फिर इस LLM ने क्या किया, ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। इस LLM ने क्या किया, यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 9। और ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं इन्हें कहते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। समझा ये कितना सिंपल है। आपको ये अलग अलग जगहों पे बहुत कॉम्प्लेक्स वे में सिखाया जाएगा, बट यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि मैं आपको रैग सिखा सकता हूँ, कैसे बनता है रैग, एग्जैक्टली चलता कैसे है। मास्टर अभिजीत यानी कि टीचर अभिजीत आपको एक नया डेमो भी देंगे आज अलग तरीके से। अब देखो आपका जो डेटा है, ठीक है, मान लो ये वाला जो है ये है आपका एक डेटा सेट, ठीक है। आपने ये जो डेटा सेट है वो दिया है इसे, यानी कि क्लस्टर के अंदर आपके ये सारे, इसमें क्या क्या है, इसमें आपके पीडीएफ्स है, ठीक है, इसमें आपका नॉलेज बेस है, XYZ जितनी भी चीजें आपने सब इस क्लस्टर को दे दी है। अब ये क्लस्टर क्या करता है, तो ये जो डेटा है ये क्लस्टर के पास भेज देता है, बराबर, जैसे मैंने आपको पहले वाले इसमें बताया। अब इस डेटा का क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा डिवाइड होता है आपका, ठीक है। तो ये जो है, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग पार्टिकल्स में आपका डेटा जो है वो डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये बहुत अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका है और सबको एक है ना कलर कोड पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसा एक कलर कोड पकड़ते हैं। ये हमारी क्वेरी है, ठीक है। यहां से ये क्वेरी यहां पे जाने वाली है। क्वेरी क्या है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, ये है हमारा अभिजीत भाई, ठीक है, यानी कि मैं खुद। ये अभिजीत भाई क्या करता है, यहां पे एक क्वेरी डाल देता है। क्वेरी क्या है कि मेरे जो मैथ्स के सेमेस्टर है उसमें मुझे कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, मैथ्स सेमेस्टर के कितने मार्क्स आए थे। अब ये सारा जो मैथ्स सेमेस्टर का या बाकी के सेमेस्टर का डेटा जो है वो क्लस्टर्स में यहाँ पे डिफाइन हो चुका है ऑलरेडी, बराबर, इन क्लस्टर्स में जा चुका है। अब ये क्वेरी जो है ना ये एक कलर कोड में आती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कलर कोड में आती है। अब ये कलर कोड क्या होगा, ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, राइट। तो ये जो क्वेरी है ये क्वेरी जाने वाली है हमारे एम्बेडिंग मॉडल के पास। ये वाला जो है ये है हमारा एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है, ये है हमारा एम्बेडिंग मॉडल। अब ये हमारी क्वेरी जो है ये इस एम्बेडिंग मॉडल के पास जा रही है, ठीक है। अब ये एम्बेडिंग मॉडल के पास जाने के बाद क्या होगा, अब देखो ये रेड कलर है, राइट। तो अब रेड कलर ग्रीन से मैच हो रहा है, नहीं। रेड कलर येलो से मैच हो रहा है, नहीं। रेड कलर इस वाले ग्रीन से मैच हो रहा है, नहीं। ये जो कलर है ये इससे मैच हो रहा है, नहीं। ये किससे मैच हो रहा है, ये इस रेड कलर से मैच हो रहा है, राइट। तो ये इस रेड कलर से बात करेगा जाके, और इस रेड कलर में आंसर छुपा है। ये है मेरी क्वेरी, ठीक है, अभी के लिए मैं इस पे लिख देता हूं, ये है मेरी क्वेरी पूरी तरीके से, और ये है मेरा आंसर, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो क्वेरी है उसे ये आंसर अंदर जाने के बाद मिल गया, उसने क्या किया, क्लोजेस्ट पॉइंट सिलेक्ट किया। क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट रेड का होता है, रेड, बराबर। तो ये दोनों भी चीजें ना, अब यहाँ पे इस साइड में देखते हैं क्या है, इस साइड में है हमारा LLM, ठीक है, यानी कि हमारा चैट जीपीटी क्लॉड मॉडल है जो हम लोगों ने अटैच किया है, वो वाला मॉडल इस साइड में। अब ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी यहां से निकलते हैं और इसके पास जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहां से निकले, यानी कि क्वेश्चन और आंसर, आप देख सकते हो ये दोनों भी चीजें यहां से निकली और यहां पे आ गई। ये है क्वेश्चन और ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब ये दोनों भी ज्वाइन हो गए। अब ये LLM डिसाइड करता है कि इस यूजर को आंसर क्या देना है, ठीक है। एकदम सिंप्लीफाइड वे है। आपने, आपका जो यूजर है उसने क्वेरी डाली, ये जो डेटा था ये ऑलरेडी इस एम्बेडिंग मॉडल के पास जा चुका है, ठीक है। ये एम्बेडिंग मॉडल में ये अलग अलग कलर कोड्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कलर कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है मतलब उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनको अलग अलग तरीके से वेक्टर बेस में डिवाइड किया गया है। तो ये वाला जो कलर कोड आप देख रहे हो ना, ये है वेक्टर्स में पूरा, ठीक है, ये वेक्टर्स में होता है पूरा। तो ये वेक्टर्स में इसे डिवाइड किया गया है। जब यूजर क्वेरी डालता है, ठीक है, तो वो क्वेरी भी एक वेक्टर में डिवाइड होती है।
ये जो क्वेरी है ये एक वेक्टर में डिवाइड हो गई, राइट। यहाँ पे हमारा आंसर था, वो वेक्टर जाता है एम्बेडिंग मॉडल के पास, वो क्लोजेस्ट आंसर ढूंढता है, और ये दोनों भी फिर जाते हैं हमारे एलएलएम के पास, और एलएलएम यूजर को देता है आंसर डायरेक्टली। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया कि रैग एग्जैक्टली चलता कैसे है। अब आपको यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन जब हम लोग इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाला जो है ये सिंपल एक तरीका था आपको बताने का, इसमें और सिंप्लिसिटी से मैं नहीं समझा सकता हूँ इसमें, बट द थिंग इज दैट कि आगे आगे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे वैसे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये था हमारा रैग का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगली वाली वीडियो में हम लोग एक्चुअल रैग बनाना कैसे उसे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है ना, तो सिर्फ नीचे कमेंट कर दो। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो आपको कुछ चीज समझ में आई या अच्छी लगी तो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, रैग वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक्चुअल में एक रैग एजेंट बनाएंगे, और उसके बाद होगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एमसीपी। मिलते हैं अगली वीडियो में।